ओके बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द बम कह दो, एटम कह दो, ठीक है। और आपके कुछ जो डाउट्स हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले जो कल जो टॉपिक चल रहा था उसी को ही मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। उसमें हमने क्या डिस्कस करा था, अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, ठीक है, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी बच्चों क्या होगा, 0। जब एक्सेलरेशन 0 है तो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट वर्ड क्या डिफाइन करता है कि आपके पास जो पहले वेलोसिटी है वही रहेगी, उसमें कोई चेंजमेंट वहां पे नहीं होगा। इसी कंसेप्ट को यूज करके मैंने बताया था कि आपके पास मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, ठीक है। पी कांस्टेंट है आपके पास, मोमेंटम क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा किसके, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। ये सब बातें हमने वहां पे कर ली थी, ठीक है। अब हम इसी पे बेस्ड आगे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है सेल इज केप्ट एट रेस्ट। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। ए सेल इज केप्ट एट रेस्ट, a cell is kept at rest suddenly blast into 3 fragment, suddenly blast into 3 fragment in the ratio, suddenly fragment in the 3 ratio, in the ratio 2:1 ratio 1. Find the speed of part shown. Find the speed of part shown in figure. आपके पास बच्चों एक सेल थी, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई आपके पास, ठीक है। 1:1:2 में, 2:1:1 में क्या होगी बच्चों, डिवाइड होगी, ठीक है। ये जो फ्रेगमेंट है यहां से 5 मीटर पर सेकंड और ये 37 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसमें मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो फ्रेगमेंट है बच्चों, ये 14 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आपके पास। तो इस फ्रेगमेंट की वेलोसिटी आपको बतानी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रेगमेंट। तो देखो, इनिशियली सिस्टम बच्चों किसमें थी, सेल आपकी रेस्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, 0। इनिशियल मोमेंटम 0 है तो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस भी 0 होगा, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एंड फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस भी बच्चों क्या होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस 0 और फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस भी क्या होगा, 0। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0। तो देखो, इसका तो अलोंग, इस फ्रेगमेंट का अलोंग वाई एक्सिस कोई मोमेंटम नहीं है, m इंटू 0। इसका तो सिर्फ वाई एक्सिस में, इसका देखो, इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे बच्चों, 5 cos 37 और 5 sin 37, 5 cos 37 और 5 sin 37। ये आप लोगों को ये ट्रायंगल में बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। ये आपके पास 3, ये 5, ये 4, तो cos 37 कितना होता है बच्चों, 4/5 और sin 37 3/5, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3। ये कितना आ जाएगा, 3। तो इसका देखो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 cos 37 कितनी आ जाएगी, 4, और 5 sin 37 कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो इस फ्रेगमेंट का मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना आया, 4। तो 4 इंटू 2m, 4 इंटू 2m। इसका मास क्या है बच्चों, देखो रेशियो किस रेशियो में डिवाइड है, 2:1:1। तो इसका मास 2m प्लस m प्लस m कितना होगा, टोटल 4m। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब टोटल मास को इस रेशियो में, m मास को 3 रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। प्लस देखो, अलोंग एक्स एक्सिस इस फ्रेगमेंट का मोमेंटम 2m जिसका मास है, इसका मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना है बच्चों, 4, ठीक है।
इसका हमें नहीं पता, इसका हमें मान लिया कि इसका अलोंग एक्स एक्सिस कितना है एम वी एक्स बराबर 0। ये नोट कर लो जल्दी से, मैं हटा रही हूं यहां से, ऐसे कर देती हूँ, समझ आ रहा है। अब देखो यहां से, तो ये बना 0 प्लस 0 तो एक ही बात है, 0 हो जाएगा ये, तो ये 8m प्लस ये मैंने इसकी वेलोसिटी बच्चों वी एक्स इधर मान ली, ठीक है। तो इधर मानोगे तो कैसे आएगी नेगेटिव, तो इसको आप नेगेटिव लिख सकते हो या आंसर में नेगेटिव आ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ एम वी एक्स ही लिख दूं, मैंने पॉजिटिव मान ली थी। अब देख लेते हैं आंसर में क्या आता है। तो 8m बराबर माइनस एम वी एक्स, एम से एम मर गया, तो वी एक्स कितना है बच्चों -8। मतलब जो तुमने डायरेक्शन मानी थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। वी एक्स पॉजिटिव का मतलब इधर, मतलब क्या हुआ कि इसकी वी एक्स वेलोसिटी, इस फ्रेगमेंट की वेलोसिटी वी एक्स इधर होगी, कितनी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, समझ आया, 8 मीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नोट करिए जल्दी से इसको। हाँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये कहा था कि तुम कुछ भी किधर भी मान सकते हो अपनी मर्जी से डायरेक्शन, आप डायरेक्शन ये भी मान सकते हो, आप डायरेक्शन ये भी मान सकते हो, वो आंसर में ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होके आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, -8 आ जाएगा। -8 क्या इंडिकेट कर रहा है, किसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नोट करिए जल्दी से, कर लिया। अब देखो फाइनल वी एक्स कितना आ गया बच्चों, -8। अब फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में देखते हैं, बात करते हैं। अब देखो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये वाई एक्सिस में कितना है, इसका फ्रेगमेंट का मास m इंटू 7, ठीक है। इसका मान लिया अलोंग वाई एक्सिस m इंटू वी वाई, ठीक है। मैंने वी वाई पॉजिटिव ही मानना है, देख लेंगे अगर आंसर में नेगेटिव आया तो मतलब नीचे है, और मैंने पॉजिटिव मतलब इसकी डायरेक्शन ऊपर मानी है। अगर आंसर में पॉजिटिव आ गया तो मतलब जो हमने माना है वो सही है, अगर नेगेटिव आ गया तो हमने जो डायरेक्शन कंसीडर करी है बच्चों उससे अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। एम वी वाई, ठीक है, इसका अलोंग वाई एक्सिस इस फ्रेगमेंट का मास 2m, वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी है 3 बराबर 0, कितना आ जाएगा 7m प्लस एम वी वाई प्लस 6m बराबर 0। तो ये कितना हो गया 7 6 13m बराबर -mvy, मतलब जो तुमने डायरेक्शन मानी उससे अपोजिट डायरेक्शन में आंसर आएगा। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हाँ 7m नेगेटिव है, एक मिनट, एक बात ध्यान रखना, मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे, स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड। आप कुछ ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है। तो देखो ये देखो बच्चों, ये 7 नीचे है, वो दूसरी वाली क्या आप वो ना पिया करूँ, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो एक बार ये 7 इधर नीचे है, 7 किधर है बच्चों, नीचे, नीचे अगर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 7, ये माइनस का 7, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना, वी आई कितना आ गया 30। तो देखो बच्चों क्या कुछ ऐसे बनेगा, इसका वी एक्स तो इधर है 8, 1 आएगा, 1 आएगा मैम, हाँ 1, ये से माइनस का 7 प्लस का 6, ठीक है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा। अब एक देखो बच्चों, वी एक्स कितना है इधर -8, और वी वाई किधर है बच्चों प्लस का 1, प्लस का 1 का मतलब बच्चों ये वेलोसिटी इधर है, ये -8 इधर है वी एक्स, और वी वाई कितना 1, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे देखो, ये इधर तो ये इधर है वी वाई, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं ऐसे होगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, जो भी आपके पास आंसर आएगा 65 का अंडर, सोल्व कर लोगे, ठीक है। डायरेक्शन पूछे तो आप एंगल भी निकाल सकते हो, मान लिया कि एक्स एक्सिस से एंगल क्या बना रहा है वो थीटा, एक्स एक्सिस से एंगल क्या बना रहा है बच्चों, थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या बन जाएगा tan थीटा, tan थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये आपके पास कितनी है, ये वेलोसिटी कितनी आई थी अभी आपकी 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा ना, 1 डिवाइडेड बाई 8, थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/8, ठीक है बच्चों। हाँ, तो एक्स एक्सिस से वो इतनी डायरेक्शन में होगी,
एक्स एक्सिस से वो इतनी डायरेक्शन। समझ आया? नोट करिए बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हटा दो ये। A body of mass 1 kilogram, a body of mass 1 kilogram, a body of mass 1 kilogram initially at rest, initially at rest, a body of mass m initially at rest explodes and break into 3 fragments, explodes and break into 3 fragments, into 3 fragments of mass in the ratio of mass in the ratio 1:1:3। ठीक है, the 2 pieces of equal mass fly off the 2 pieces of equal mass, the 2 pieces of equal mass fly off perpendicular to each other, fly off perpendicular to each other of 30 meter per second, 30 meter per second. What is the velocity of heavier fragment? What is the velocity of heavier fragment? heavier fragment। क्वेश्चन देखिए बच्चों ध्यान से। ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, एक 1 किलोग्राम मास की बॉडी है। इनिशियली किसमें? रेस्ट में। इनिशियली रेस्ट में मतलब इनिशियल मोमेंटम बच्चों 0। इनिशियली रेस्ट में मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या होगी आपका? 0। एक्सप्लोड इनटू ब्रेक इनटू 3 फ्रेगमेंट्स, 3 फ्रेगमेंट्स में बच्चों डिवाइड होगी इन द रेशियो 1:1:3। इस रेशियो में वो डिवाइड हो रही है। द 2 पीसेज ऑफ इक्वल मास, 2 इक्वल मास किसका होगा? जिनका रेशियो 1:1 है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दो बच्चों ये फ्रेगमेंट है, 1 किलोग्राम का एक मास था ये बच्चों 3 क्राइटेरिया में डिवाइड हो गया, 1:1:3। ठीक है, ये आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये अलोंग वाई एक्सिस 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हेवियर फ्रेगमेंट? इसकी वेलोसिटी बच्चों हमें बतानी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी यहाँ पे होगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज का ट्विस्ट जरूर है, लेकिन क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से कैसे करोगे? वही है कि इनिशियल मोमेंटम क्या है बच्चों? 0। तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा बच्चों? 0। फाइनल मोमेंटम किधर देखोगे? अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस 0। तो देखो इस फ्रेगमेंट का मास m कह दूं, 1m m। ठीक है, m से समझ आ जाता है आपको। तो ये m इंटू ये इधर जा रहा था नेगेटिव माइनस का 30। ठीक है, इसका y एक्सिस में कोई मोमेंटम नहीं है, इसका प्लस का 3 इंटू मैंने मान लिया किसकी y एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है? vx। मैंने इधर मान ली vx कि इसकी vx इतनी है बराबर 0। कितना है? माइनस का 30m प्लस का 3vx बराबर 0। ये बनेगा बच्चों यहाँ से 3vx बराबर 3m, 3m vx। m से m मर गया, ये 30m, m से m मर गया, तो vx कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड जो भी दे रखा है इसमें, सेंटीमीटर मीटर जो भी हो देख लेना, इसने ऐसा कुछ डिफाइन नहीं करा। किलोग्राम में है ना, तो मीटर पर सेकंड में देख लो।
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ आया। अब ये Vx आ गई, ये Vx कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। हमने जो मानी थी डायरेक्शन पॉजिटिव आई है, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी बच्चों वो सही है। हमने इधर डायरेक्शन मानी, उसी डायरेक्शन में फ्रेगमेंट आपका जाएगा। अब इसके लिए देख लो, इसकी मान ली Vy इधर है, मान लिया मैंने, पता नहीं आंसर में क्या आएगा। नोट करिए इसको इधर जल्दी से, इधर लिख दूं तो Pf इंटू वाई क्या हो जाएगा बच्चों 0। फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 0। क्या बनेगा बच्चों मास m। देखो इसकी अलोंग एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है तो 0 प्लस m इंटू ये नीचे जा रहा है माइनस का 30, इसकी वाई एक्सिस में क्या मान ली mvy बराबर 0। तो mvy बराबर m30, ये इधर जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m से m मर जाएगा तो vy कितना आ जाएगा बच्चों 30। 3m है बच्चों 3, तो 3 से 10 पे कैंसिल, तो ये भी कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इधर भी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड और इधर भी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं ऐसे होगी इसकी, तो वो कितनी हो जाएगी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये कितनी आ जाएगी 10√2, कितनी आ जाएगी 10√2। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगी 14.14 मीटर पर सेकेंड। समझ आया ये क्वेश्चन? बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। हाँ एक्स एक्सिस से डिग्री भी निकाल सकते हो, इतना नोट करो फिर डिग्री भी निकाल देते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए, डिग्री निकालना चाहते हो तो डिग्री भी निकालो बच्चों। डिग्री कैसे निकालोगे, tan थीटा, मान लिया कि एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है tan थीटा, ये भी tan ये भी tan, tan बाई tan कितना आया 1, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो एक्स एक्सिस से कितनी डिग्री पे है, फ्रॉम एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री, कितने डिग्री पे एंगल बनाएगा वो 45 डिग्री पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन का और प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन ले लो, इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन भी। क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए सेल इज फायर्ड विथ 10, ए सेल इज फायर्ड with a 10√2 meter per second at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree with the horizontal, 45 degree with the horizontal at maximum height, at maximum height cell is brushed, maximum height cell is brushed in the mass ratio, in the mass ratio 2:1, cell is brushed into 2:1 if lighter part fall freely, if lighter part falls freely, if lighter part falls freely, then find the velocity of heavier part, then find the velocity of heavier part, heavier part, ठीक है। आफ्टर ब्लास्ट, आफ्टर ब्लास्ट देखो क्या कह रहा है बच्चों, ए सेल इज फायर्ड विद 10√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये एक सेल है बच्चों, यहां से हॉरिजॉन्टल से फायर करा गया एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। ये वेलोसिटी दे रखी 10√2, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे बच्चों, यहाँ से tan cos 45 डिग्री
और एक बन जाएगा tan sin 45 डिग्री। तो देखो tan cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा, tan इंटू ये tan √2 है बच्चों, tan √2 cos 45 डिग्री, ये भी tan √2 cos 45, तो tan इंटू 1/√2 इंटू √2 से √2 कैंसिल, तो tan आ जाएगा। इसी तरह बच्चों ये भी tan आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा आपका, tan आ जाएगा। सोल्व करना आता है ये, अरे cos 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो ये tan के बराबर, ये भी tan के बराबर। यहाँ तक बात समझ आई। अब वो कह रहा है एट द मैक्सिमम हाइट। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चों क्या समझाया था, मैक्सिमम हाइट में सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑलवेज जीरो। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑलवेज क्या होगा बच्चों, जीरो। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बात मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एट मैक्सिमम हाइट सेल इज ब्रस्ट, सेल टूट गई। जैसे एक पत्थर को फेंका हमने, किसी भी सेल को फेंका, वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा के उसके दो टुकड़े हो गए। जैसे हम जनरली भी देखते हैं कि हम कई बार हम किसी चीज को फेंकते हैं तो उसके दो पार्ट क्या हो गए, वहां पे डिवाइड हो गए। किस रेशियो में डिवाइड हो गए बच्चों, 2:1। मतलब एक पार्टिकल का मास m है तो एक पार्टिकल का मास 2m है, ठीक है। तो ये तो फ्रीली फॉल हो गया, ये तो जैसे टूटा यहाँ से नीचे फ्रीली फॉल हो गया। फ्रीली फॉल का मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट में A बराबर जी, एक्सेलरेशन A बराबर जी से वो नीचे आ गया, ठीक है। ये तो फ्रीली फॉल हो गया। स्मॉल m तो क्या हो गया बच्चों, फ्रीली फॉल हो गया यहाँ से, ठीक है। और जो 2m है वो किसी वेलोसिटी v से आगे जाएगा, वो किसी वेलोसिटी v से आगे जाएगा। वो पूछ रहा है वो कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा, क्वेश्चन इतना ही है। बताइए मेरी बात इतनी समझ आई या नहीं आई, कि वो कितनी वेलोसिटी से वहां पे बच्चों आगे जाएगा। तो देखो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। देखो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, देखिए बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे देखो ग्रेविटी अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस मोमेंटम नॉट कंजर्व, मोमेंटम नॉट कंजर्व, मोमेंटम जो है बच्चों कंजर्व नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस में अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस में। इसके जो पार्टिकल यहाँ आ रहे हैं बच्चों, हर एक डायरेक्शन में वाई एक्सिस में ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो मोमेंटम यहाँ पे सिर्फ किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस में कंजर्व होगा। वाई एक्सिस में मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व नहीं होगा। देखो उसने पूछा भी हमसे ये, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द हेवियर पार्टिकल अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मोमेंटम बच्चों सिर्फ किधर कंजर्व होगा, अलोंग वाई एक्सिस, ना सॉरी एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में कोई मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि वाई एक्सिस में फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, और मोमेंटम कंजर्व कब होता है, जो फोर्स जीरो होता है। मोमेंटम बच्चों कंजर्व कब होता है, जब फोर्स क्या होगा, जीरो। सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो। यहाँ पे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है यहाँ पे ग्रेविटी के कारण, किधर, अलोंग वाई एक्सिस। हम बात करेंगे मोमेंटम सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस की, ठीक है। तो मोमेंटम अलोंग 2m जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस बराबर मोमेंटम अलोंग इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पे रेस्ट में नहीं है, वो मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी से। मास कितना है बच्चों पूरे सिस्टम का, इनिशियली 3m, 2m प्लस m, 3m इंटू 10√2 बराबर फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। देखो बच्चों इस फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट तो फ्रीली फॉल हो गया, तो ये किधर आ रहा है, सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस। तो m का तो एक्स एक्सिस में कोई भी मोमेंटम वेलोसिटी नहीं है। 2m की मान ली हमने v है, कितने से जा रहा है वो, v से। अब सोल्व कर लो बच्चों इसको यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो v बराबर कितना आ गया, 3/2 10√2, तो 2 से 5, तो v बराबर 15√2 आ जाएगा आंसर। सॉरी बच्चों, ये 10√2 नहीं, ओनली 10 लेंगे, ओनली 10 लेंगे बच्चों ये। क्यों, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी सिर्फ कितनी है, 10। सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ ना मैं, ओनली किसकी बात कर रही हूँ बच्चों मैं, ओनली एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी सिर्फ कितनी है बच्चों, 10, तो 15 मीटर पर सेकेंड कितना आ जाएगा वेलोसिटी, 15 मीटर पर। हाँ एक्स एक्सिस में बच्चों सिर्फ क्या है वेलोसिटी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
तो ये कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। समझ आया? क्लियर हुआ? क्वेश्चन में कुछ नहीं था कि ये एटम को फेंका गया, वो ऊपर जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये पार्ट तो बच्चों वाई एक्सिस में आ गया, तो हमें सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस देखना है कि ये देखो आगे जा रहा है तो एक्स एक्सिस में तो जा रहा है ना, तो इसने एक्स एक्सिस के लिए बात करी, वाई एक्सिस के लिए इसने बात नहीं करी। और वाई एक्सिस में हमारा यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व भी नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस में ग्रेविटी का एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, सिर्फ मोमेंटम एक्स एक्सिस में कंजर्व। तो इसको सोल्व करें, नोट करिए। देखो फिर कुछ डाउट्स है, डाउट डिस्कस करती हूँ मैं आपके। फर्स्ट डाउट देखिए बच्चों आपका, समझ आ गया? ठीक है, देखो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 masses 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, 2 masses 1 kilogram and 2 kilogram are connected by a light inextensible string, and suspended by the means of a weightless pulley, and suspended by the means of a weightless pulley as shown in figure, assuming that both the masses start from rest, the distance traveled by the center of mass, the distance traveled by the center of mass in 2 seconds is ऑप्शन दे रखा 20/9, ऑप्शन बी है 40/9, ऑप्शन सी है 2/3, ऑप्शन डी दे रखा है आपको 1/3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, आपने सेट देखिए एक बार, 2 masses 1 किलोग्राम एक पुल्ली के बंधे हुए हैं, ये एक पुल्ली है बच्चों, इस पुल्ली से ये एक मास बंधा हुआ है और एक दूसरा मास बंधा हुआ है, इसका मास है 1 किलोग्राम, इसका मास है बच्चों ये 2 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम और इसका मास कितना आपका 2 किलोग्राम। इसके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, तो देखो मान लिया ये बस स्ट्रिंग को सीधा करके देख लो एक बार, ये 1 किलोग्राम मास, ये 2 किलोग्राम मास। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना एक्स एक्सिस डिस्टेंस, तो यहाँ से कितना जा रहा होगा वो माइनस एक्स एक्सिस डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आपके पास हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए कि मान लो इधर एक्सेलरेशन ए से जा रहा होगा तो इधर भी किस से जा रहा होगा, एक्सेलरेशन ए से, तो मैं इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लेती हूँ, यहाँ से इसका एक्सेलरेशन निकाल लेती हूँ मैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लेती हूँ। तो आपको पता है ये टेंशन टी, ये क्या लगा mg, ये टेंशन टी, ये बराबर 2g। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी था आपको पहले भी, क्या बना t माइनस जी बराबर a, ये क्या बनेगा एक्सेलरेशन इधर है तो ये बना 2g माइनस टी बराबर 2a, ऐड कर दो ये कैंसिल तो g बराबर 3a, a की वैल्यू कितनी आ गई g/3। ये इसका एक्सेलरेशन आया है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लो बच्चों,
इक्वेशन नोट कर लिया, हटा दूं मैं यहाँ से ऊपर से, नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया? फिर देखिए यहां से कितना आ जाएगा ये आपके पास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। m1 कितना है बच्चों? 1 किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या है उसका? देखो ये एक g/3 से ऊपर जा रहा होगा तो ये g/3 से नीचे आ रहा होगा। एक्सेलरेशन कितना? g/3 प्लस ये 2, इसका मास कितना है बच्चों? माइनस g/3। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 2। सोल्व कर लो इसको यहां से, इसको जो आप यहां से सोल्व करेंगे तो g/3 माइनस 2g/3 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आए? माइनस का g/3 इंटू g/9। ये 3 हो गया ना, एक 3 और है नीचे, ये आया माइनस का g/9। ये माइनस का g/9 क्या बता रहा है बच्चों? कि एक्सेलरेशन किधर है? नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किधर है? डाउनवर्ड। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से। मैंने ये ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था, अब थोड़ा सा ट्राई करा करो बच्चों, ठीक है? थोड़ा सा खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे ना, माइंड को यूज करना नहीं सीखोगे, नहीं होगा। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है? अब निकालो एस क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। सिस्टम इनिशियली क्या है बच्चों? रेस्ट में है, तो सिस्टम इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट के सेंटर ऑफ मास को क्या लिख सकते हैं? 1/2 ACOM इंटू टी स्क्वायर। कितना नोट करिए जल्दी से। कर लिया? इधर से हटा दूं मैं ये सब, हो गया नोट? हो गया बच्चों? तो देखिए, तो ये आ गया बच्चों यहां से आपके पास सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास की वाई एक्सिस में आया तो वाई लिख सकते हो, SCOM को YCOM आप लिख सकते हो क्योंकि पुल्ली ऐसे नीचे आ रही है, तो YCOM 1/2 ACOM कितना आया? g/9। ठीक है, t कितना पूछा था उसने? आफ्टर 2 सेकंड पूछा था ना, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 पे कैंसिल, तो 2g/9, g की वैल्यू 10 तो 20/9, आंसर आ जाएगा 20/9 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? नोट करिए जल्दी से। आप इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या कर सकते थे? देखिए, आपने ये मान लिया, उसने पूछे थे डिस्प्लेसमेंट, तो आपने ये मान लिया कि ये किधर जा रहा है? एक्स डिस्प्लेसमेंट से ऊपर, ये किधर जा रहा है? एक्स डिस्प्लेसमेंट से नीचे। इसका सेंटर ऑफ मास इधर मूव कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास इधर मूव कर रहा है, तो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है? 1 × x माइनस 2 × x। ठीक है, तो ये बन जाता है बच्चों आपके यहाँ से, ये माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये डाउनवर्ड है, डिवाइड बाई 3, तो ये बन जाता है -x/3। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। x डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, s क्या होता है? ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, u0 s 1/2, एक्सेलरेशन कितना आया था आपका? g/3 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4, तो ये आ गया 2g/3। यहाँ पुट कर दो इस x की वैल्यू, ये x मान लो, x की वैल्यू यहाँ रख दो सेंटर ऑफ मास के लिए। माइनस साइन सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है? कि एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 2g/3 इंटू 3, तो 20/9, तो वही आंसर आ रहा है। आप कोई से मेथड से कर सकते हैं, ठीक है? नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस, टू particles of equal masses, two particles of equal masses have velocities v is equals to 2 I cap, have velocities v is equals to 2 I cap v1 and v2 is equals to 2 j cap. ठीक है, पूछ रहा है फर्स्ट पार्टिकल हैज एक्सेलरेशन, फर्स्ट पार्टिकल हैज एक्सेलरेशन 3 I cap प्लस 3 j cap. ठीक है, while the acceleration of the other particle is 0, while the acceleration of the other particle is 0. अदर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? आपका 0 है. The center of mass of the two particle move, the center of mass of the two particles, C1 का मतलब center of mass of two particles move in the path, in the path. पहला ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ. दूसरा ऑप्शन है सर्कल, तीसरा ऑप्शन है पैराबोला और चौथा ऑप्शन है इलिप्स. ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? इलिप्स. ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस, पार्टिकल का मास क्या है? इक्वल है. दो पार्टिकल है जिनका मास क्या है बच्चों? इक्वल है वेलोसिटी, इतनी इतनी वेलोसिटी है. फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रखा है. ठीक है, दो पार्टिकल है जिनका मास कितना है? m और m. ये किसी v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये किसी v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, ये अलोंग एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये v1 अलोंग v2 किधर जा रहा है? अलोंग y एक्सिस. ये v1 अलोंग x एक्सिस में जा रहा है, v2 अलोंग y एक्सिस. ठीक है, पूछ रहा है while the acceleration of the other particle is 0, अदर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? 0 है. फाइंड द टू पार्टिकल मूव इन द पाथ, पार्टिकल किस पाथ में मूव करेगा? इसका आंसर आएगा बच्चों स्ट्रेट लाइन पाथ. क्वेश्चन लिख लो, फिर सॉल्यूशन करते हैं. इसका आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन पाथ. हाँ, अभी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए. ठीक है, देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकालोगे? पाथ के लिए हम ये देखेंगे कि क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे? अलोंग एक्स एक्सिस के लिए बात करो आप लोग, अलोंग एक्स एक्सिस के लिए. तो क्या बनेगा आपके पास? m1 v1, m1 v1. y एक्सिस में v2 तो है ही नहीं, m2 mv2 डिवाइडेड बाय 2m. तो y एक्सिस में v2 की कोई वेलोसिटी नहीं है, x एक्सिस में सिर्फ x एक्सिस में है. तो m इंटू v1 कितना दे रखा है? 2 i कैप डिवाइड बाय 2m. तो m से m मर गया, 2 से 2 तो i कैप. x एक्सिस में कितनी है वेलोसिटी? इतनी. y एक्सिस में कितनी हो जाएगी? y एक्सिस में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो m इंटू 0 प्लस m इंटू v2 इंटू कितना? 2 j कैप डिवाइडेड बाय 2m. m से m मर गया, 2 से 2 मर गया, तो ये j कैप आया. तो टोटल सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगी? x i कैप प्लस y j कैप. तो i कैप प्लस j कैप आ जाएगी. टोटल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आ जाएगी? i कैप प्लस में j कैप. इसी तरह एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, y तो 0 है, m2 तो क्या बन जाएगा? m इंटू 3 i कैप प्लस 3 j कैप डिवाइड बाय 2m. m से m मर गया, तो 3/2 i कैप प्लस j कैप. तो देखो यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कितनी है? सेकंड का एक्सेलरेशन तो
स्लोप जीरो है तो जीरो हो जाएगा। सेकंड का एक्सेलरेशन उसने दिया है, द एक्सेलरेशन ऑफ द अदर पार्टिकल इज जीरो, अदर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना, जीरो। तो देखिए, तो जो ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इस जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ये भी आई प्लस जेड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये भी आई प्लस जेड। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। पार्टिकल कैसे, सो पार्टिकल फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। उन दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पार्टिकल का एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ क्या करेगा बच्चों, फॉलो करेगा। नोट करिए जल्दी से। हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल, द सेंटर ऑफ मास of the three particles, the center of mass of the three particles are in the same direction, are in the same direction. Three particles are in the same direction. The center of mass of three particle, the center of mass of three particle of mass is लिखो बेटा, of mass is 1 kilogram, 2 kilogram and 3 kilogram. ठीक है, lies at the point 3m 3m 3m। ठीक है, where should a fourth particle of mass, where should a fourth particle of mass 4 kilogram of mass 4 kilogram be positioned, be placed या पोजीशन भी कह सकते हो, पोजीशन पे रखेंगे, so that center of mass of fourth particle, so that center of mass of the fourth particle is at 1 meter 1 meter 1 meter। mm का मतलब m क्या मतलब ये मीटर है। ठीक है, तो ये कह रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था, सोचना था बस थोड़ा सा। ठीक है, क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल ऑफ मासेस, तीन पार्टिकल का मास ये दे रखा है। ठीक है, लाइज एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे वो उसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये तीन पार्टिकल है, तीन पार्टिकल का टोटल मास कितना हो गया बच्चों, 3 + 2 + 6। इस 6 किलोग्राम का मास कहाँ पे लाई कर रहा है आपके पास, 1 का भी 3 पे, इसका भी 3 पे और इसका भी 3। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, 3 मीटर पे। ठीक है, इसी तरह कह रहा है, वेयर शुड द फोर्थ पार्टिकल को क्या कहाँ पे रखे। तो देखो इसको दो सिस्टम बना सकते हैं, एक सिस्टम ऐसा जिसका मास 6 किलोग्राम है, एक सिस्टम ऐसा जिसका मास 4 किलोग्राम है। ठीक है, इस सिस्टम के कोऑर्डिनेट दे रखे 3 मीटर 3 मीटर एंड 3 मीटर। इस सिस्टम के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम के कारण सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, इसकी पोजीशन कहाँ पे रखें। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें दे रखा है और पूछ रहा है इसको किस पोजीशन पे बच्चों रखेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
देखिए देखो RCOM सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2। तो अब हमारे पास दो सिस्टम बन गए, एक सिस्टम ऐसा जिसका मास 6 किलोग्राम है, एक सिस्टम ऐसा जिसका मास 6 किलोग्राम है, और एक सिस्टम ऐसा जिसका मास 4 किलोग्राम है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 6 किलोग्राम के कोऑर्डिनेट कितने, 3m 3m 3m, और 4 के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे। 4 के कोऑर्डिनेट मैंने x y और z मान लिए, और इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है 1m 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 पे। इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, 1m 1m पे। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देख लीजिए आप लोग क्या बचा आपके पास, इस पूरे सिस्टम का, इसको i कैप j कैप k कैप लिख सकते हो डायरेक्शन के लिए। मैंने x y z माना ना, x में y में और z में, मैं क्या लिख सकती हूँ कि i कैप 1 का मतलब i कैप 1 i कैप 1 j कैप प्लस 1 k कैप, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसमें बराबर m1 मास कितना 6 किलोग्राम, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 3 3 3। ठीक है, तो 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस m2 कितना दे रखा है बच्चों 4। 4 के कोऑर्डिनेट नहीं पता हमें कितने हैं, 4 को रखना है किस पोजीशन, उस पोजीशन पे हमें रखना है x y j कैप प्लस z k कैप। टोटल मास 6 प्लस 4 10, तो ये बना 10 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 10 k कैप। ठीक है, तो ये बना बच्चों 18 i कैप प्लस 18 j कैप प्लस 18 k कैप प्लस 4x i कैप 4y j कैप प्लस 4k कैप। इसको एक साथ इधर ले आओ, तो ये बनेगा बच्चों 10 माइनस i, तो माइनस का 8 i कैप 10 माइनस 18 माइनस का 8 j कैप माइनस का 8 k कैप। ठीक है, तो ये आया बच्चों आपके पास यहाँ से 4x i कैप 4y j कैप प्लस 4z k कैप। देखो i को i के कंपोनेंट से कंपेयर कर लो, j को j के कंपोनेंट से और k को k के कंपोनेंट से। i को i से कंपेयर करोगे, तो i से i को कंपेयर करोगे तो 4x बराबर -8, तो x बराबर -2 मीटर आ जाएगा। इसी तरह y भी कितना आ जाएगा -2 मीटर, और z भी कितना आ जाएगा -2 मीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट x y और z की पोजीशन क्या होगी, -2 मीटर -2 मीटर और -2 मीटर। बताइए इसमें कुछ डाउट है तो अब समझ आया नहीं आया। वो ये कह रहा था कि इसकी किस पोजीशन पे रखे, तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट x y z मान लिए, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसने दे रखा था, हो गया। इस पूरे सिस्टम का उसने बच्चों हमें दे रखा था। अब चाहो तो इसको अलग अलग भी मान के कर सकते हो। अगला क्वेश्चन एक सेम ही है, मैं अगले क्वेश्चन के लिए आप ये ट्रिक भी लगा सकते हो, और अगले क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से लिखने का तरीका चेंज होगा, बाकी कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट नहीं चेंज हो रहा, उसमें सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। नोट करिए एक बार इसको। क्वेश्चन देखिए, हो गया। तो आप अगले क्वेश्चन को आप इस मेथड से खुद करेंगे जो मैंने अभी करवाया, मैं दूसरे तरीके से, मेथड तो वही है बच्चों, बस लिखने का तरीका चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। ठीक है, लाइज एट द पॉइंट, लाइज at the point, lies at the point 1 2 and 3, 1 2 and 3। ठीक है, and center of mass of another system of particle, and center of mass of another system of particle
पार्टिकल्स कितना दे रखा है आपके पास 3 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम lies at the point -1, 3 and -2 -1, 3 and -2 where should we put 5 kilogram mass we put 5 kilogram mass 5 kilogram so that center of mass of entire system lies at the center of mass lies at the center of mass of the first particle देखो वही क्वेश्चन है, बस एक पार्टिकल प्रोसेस बढ़ा दिया। ऐसे लिख लो, आपके पास देखो एक सिस्टम ये है जिसका टोटल मास कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम और एक इसका सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट दे रखे 1, 2 एंड 3। अनोदर जिसका मास कितना है 5 किलोग्राम, अनोदर सिस्टम ऑफ मास जिसका मास कितना 5 किलोग्राम, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 3 और -2। ठीक है, वेयर शुड द 5 किलोग्राम को कहां पे रखे, तो 5 किलोग्राम के लिए x, y और z मान लो और इस पूरे का दे रखा है इनिशियल एंटायर सिस्टम ऑफ मास लाइज एट द इनिशियल सेंटर ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल यही था, मतलब फाइनल भी कहां पे आएगा 1, 2 एंड 3। तो एक तो आपके पास एक ट्रिक लगा सकते हो, आप लोग ये कर सकते हो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, पूरे का यही है पूरे सिस्टम का 6 इंटू आपके पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस आपके पास 5 किलोग्राम ये इसका i कैप माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, प्लस 5 इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब यहां से ये सोल्व कर लो, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकल जाएगी। इसको सोल्व करके लिख लीजिए जल्दी से, एक बार इसको लिखो जल्दी से। अरे अगला भी तरीका तो वही है, बस लिखने का सिस्टम चेंज हो गया। ये क्वेश्चन नोट हो गया ना, मैं क्वेश्चन हटा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सेकंड मेथड अलग नहीं है भाई, ये बस थोड़ा सा लिखने का मेथड चेंज हो जाएगी। फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास कितना बच्चों 6 किलोग्राम और इसके सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 2 एंड 3। सेकेंड पार्टिकल ऑफ मास 5 किलोग्राम, इसके सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट कितने दे रखे -1, 3 और -2। ठीक है, थर्ड पार्टिकल कितना दे रखा है 5 किलोग्राम, उसके सेंटर ऑफ मास हमें नहीं पता, उसको x, y और z मान लिया। ठीक है, अब सिंपल सिर्फ x एक्सिस के लिए बात करो, सिर्फ x एक्सिस के लिए बात करोगे तो ये आ गया 1, सिर्फ 1 आ गया यहाँ पे, ये 6 इंटू 1। देखो इस पूरे का कहां पे लाई कर रहा है, पूरे सिस्टम का कहां पे लाई कर रहा है 1, 2 एंड 3, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया, पूरे का 1। 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 5 इंटू एक्स बराबर 6 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया 16 इधर बराबर 6 माइनस 5 प्लस 5x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो। 16 ये 1 गया प्लस 15x, तो ये आ गया 15 बराबर 55x, तो x बराबर कितना आ गया 3, तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3। इसी तरह y का निकाल लो, वो पूरी एक लंबी इक्वेशन बन जाते हैं, i j कैप पे लिखते हैं, इसको थोड़ा अलग अलग सोल्व कर लो। दूसरे के लिए y के लिए देख लो, y के लिए क्या बन जाएगा, यहां से आपके पास y के लिए लिखोगे x के लिए आ गया, y के लिए
कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 16। तो ये 18 बराबर 10 प्लस 15 प्लस 5y। तो 18 बराबर 10 प्लस 15 कितना हो गया 25। तो माइनस का 25 बराबर 5y। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 6 तो 12 होगा बच्चों, ये तो ये 27 हो जाएगा। 18 माइनस 27 बराबर 5y। ये क्या कर रही हूँ भाई मैं, ये 6 दूनी 12 5 3 15 32 आएगा 32। तो 32 माइनस 27 बराबर 5y। तो कितना आ जाएगा 5 बराबर 5y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जड़ के लिए कर लो, जड़ नोट करो इसको जल्दी से। सिमिलरली जड़ के लिए लिख लेना, नोट कर लीजिए जल्दी से एक बार फास्ट। हो गया नोट। अब जड़ के लिए देख लीजिए जल्दी से। जड़ के लिए क्या बनेगा 3 बराबर 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू माइनस 2। जड़ का कोऑर्डिनेट -2 है ना, और इसके लिए 5 इंटू जड़ बराबर 16। ये 48 18 माइनस 10 प्लस 5 जड़। तो ये आया 8 48 माइनस 8 बराबर 5 जड़। यह 40 बराबर 5 जड़। तो जड़ बराबर 8 आ जाएगी। y कितना आया था आपका 1। तो 3 1 8 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 3 1 और 8। समझ आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे सेंटर ऑफ मास के 3 1 और 8। दैट इज योर आंसर। नोट करिए जल्दी से बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। हो गया मैम। एक क्वेश्चन और देखें, नेक्स्ट आगे। एक क्वेश्चन था आपके पास, ये तो मैंने करवाया भी था आपको, कई क्वेश्चन करवाए थे ऐसे तो मैंने, फिर भी पता नहीं क्यों। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे के पास कि एक सर्कल है, ये एक पूरा सर्कल है, ठीक है। इसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है। ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। इसके वन एज से यहां से इस साइड से अभी बार सेंटर से नहीं कर रहा, इस साइड से ठीक है, इस साइड से ये दे रखिए बच्चों, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है इस सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर। पूरी कितनी है बच्चों ये 28 सेंटीमीटर। मान लो इसको ओ डैश मान लो, तो इस ओ सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी बची 28 माइनस 21 7 बचेगी। ओ डैश डिस्टेंस कितनी बचेगी 7 सेंटीमीटर। मैंने सिंपली बताया था कि पूरे सर्कल का एरिया ठीक है। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या बनेगा बच्चों, मान लो ए रेडियस है, पूरे की रेडियस कितनी है ए, तो क्या बनेगा सेंटर ऑफ मास पूरे सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया क्या बनेगा पाई ए स्क्वायर। इसके कोऑर्डिनेट इनिशियली कहां पे है 0 0, तो ये 0 0 पे हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी दे रखी है, तो आप एरिया से भी निकाल सकते हो डेंसिटी के लिए मास इनटू वॉल्यूम कर देना, आंसर वही आना है। ठीक है, तो आपके पास मैं एरिया की कंसेप्ट से कर रही हूँ सॉल्व। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों 0, इसका y एक्सिस में तो इसका भी 0 है भाई, एक एरिया पाई ए स्क्वायर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने x और y 0। ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ये लार्ज सर्कल का था, इसको a1 कह देते हो, इसको a2 क्या आएगा पाई इंटू रेडियस कितनी देर की इसकी 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर। ठीक है, इसका भी लिखो तो इसकी रेडियस पाई इंटू 28 का स्क्वायर। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी 28। इसके कोऑर्डिनेट देखो, अब आपने जो मिस्टेक करी होगी वो थोड़ा सोच के देखो, कंसेप्ट को जो मैं बेसिक से समझाती हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने ये कहा था कि ये सेंटर ऑफ सर्कल है, जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी। फिर मैंने कहा यहां से ये a/2 का रेडियस यहां से कट करा गया था, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी थी बच्चों a/2। ठीक है, अब यहां से इसके सेंटर की डिस्टेंस ये कितनी बची कोऑर्डिनेट 7, तो इसका कोऑर्डिनेट x तो कितना होगा 7, y कितना हो जाएगा 0, तो y COM तो क्या हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सेंटर ऑफ मास पाई
इंटू 28 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 7 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 28 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट बच्चों जीरो है तो ये तो जीरो जीरो हो गया। ठीक है, तो क्या बचा माइनस का 21 का स्क्वायर इंटू 7, ये 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आंसर -9 सेंटीमीटर आ जाएगा। कर लोगे सोल्व? बताइए बच्चों, सोल्व कर लोगे यहाँ से? यस मैम। नोट कर लीजिए जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए फास्ट जल्दी से, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्क्वायर है बच्चों, ये एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इसकी साइड ए है तो यहां से इसके 4 पार्ट कर रखे हैं। ठीक है, इसके एक पार्ट को रिमूव कर दिया, इसके इस पार्ट को क्या कर रहा है बच्चों? रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास निकाला रिमेनिंग पार्ट्स का। फाइंड द सेंटर ऑफ मास फॉर द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो देखो इसके ये क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट 0 0 स्क्वायर का कोऑर्डिनेट का ये क्या बन जाएगा? इसका a इंटू 0। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a इंटू a। ये समझ आ रहा है कोऑर्डिनेट कैसे लिख रही हूँ? ये ओरिजिन 0 0, x एक्सिस में a चले, y एक्सिस में 0, यहाँ पे y एक्सिस में भी a, x एक्सिस में भी a, और यहाँ पे y एक्सिस में कितना चले बच्चों? a, और x एक्सिस में कितने चले आपका? 0। ठीक है, अब देखो इसको एरिया के ट्राइंगल मेथड से करना बहुत मुश्किल पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाएगा कि इस पॉइंट के इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास निकालो, इसके भी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो और इसके भी। ये तो हटा ही दिया, इसको तो रिमूव कर दिया। पूरे का तो ओरिजिन देखो, पूरे का सेंटर ऑफ मास देखो अगर मैं पूरे सिस्टम का, तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो यहाँ से कितना एक्स एक्सिस से ये a/2, और ये y एक्सिस से भी बच्चों कितना होगा? यहाँ से y एक्सिस से भी कितना? a/2। तो पूरे सिस्टम का अगर जब रिमूव नहीं हो रहा तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कोऑर्डिनेट कितने बच्चों? a/2 a/2। अब क्या करा? एक पार्ट को उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब मैं पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगी क्योंकि ये 3 ट्राइंगल है और ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रोइड पे लाई करता है। ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास किस पे लाई करता है बच्चों? उसके सेंट्रोइड पे, इस पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास निकाल लूंगी, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, फिर मेरे पास ये 3 पार्टिकल सिस्टम बन जाएंगे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट भी x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट भी x1 y1, x2 y2, इसको x3 y3, और इनके लिए हम निकाल लेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये एक ट्राइंगल मान लो, यहां से इस ट्राइंगल को नाम दे दो आप लोग a b c d। ठीक है, ये ट्राइंगल मान लिया आपने। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल दो x1 y1। पहले इस ट्राइंगल के सेंटर ऑफ मास निकालूंगी। ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास निकालना बताया था आप लोगों को मैंने कि ये सेंट्रोइड, ये 0 0, ये a0, और इसके ये पॉइंट कितना? a/2 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 a/2। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे x1। क्या बनेगा? आपके पास मास का तरीका सेम है, तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तीनों क्या हो रहे हैं बच्चों? इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a/2 डिवाइड बाई 3m। तो x1 सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा बच्चों? m से m तो क्या हो जाएगा? कैंसिल, a प्लस a/2, तो 3a/2 इंटू 3 से 3 मर गया, a/2। तो x1 कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आया? a/2। इसी तरह y1 निकाल लो, y1 निकालोगे इस ट्राइंगल के लिए तो कितना आएगा बच्चों? m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a/2। सॉरी, y एक्सिस में इसका कुछ नहीं है, इसका y एक्सिस में 0 है ये।
ठीक है, ये है इसका a/2 डिवाइड बाई 3m, तो y1 कितना आ जाएगा m इंटू a/2 इंटू 3m, m से m मर गया a/6, कितना आया a/6 बच्चों। इसी तरह इस ट्राइंगल के लिए निकालो, ये x2 y2 मान लो, इसी तरह ये x3 y3, ठीक है। तो मैं सिमिलरली लिख दूं, निकाल लोगे? अरे इस ट्राइंगल के सेंटर ऑफ मास देखो, इसके निकालना है, जैसे x2 निकालना है, x2 निकालोगे तो देखो इसका यहां से x एक्सिस में m इंटू a, ठीक है, सॉरी इस ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो ये बन जाएगा m इंटू a इसके कोऑर्डिनेट, और इसका यहां से ये m इंटू a प्लस m इंटू a/2। अरे x एक्सिस में इसकी कोऑर्डिनेट देखो, इसके कोऑर्डिनेट मान लो इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ऐसे निकाल लो अलग से, कुछ दिक्कत हो रही है तो a इंटू 0, ये a इंटू a, और ये बना आपके पास a/2 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 तो इसको लिख लो, इसको x1, इसको थोड़ी x'1 लिख लो, कुछ भी लिख लो, xcom निकाल रहे हैं ना, तो देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3, यही तो लिखते थे आप लोग, ठीक है, x3 y3, ठीक है। तो यहां से ये कितना बन जाएगा बच्चों, यहां से इसका जो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे आप लोग, तो x1 कितना है आपके पास ma, ठीक है, y1 कितना आपके पास ये a, तो a/2 और डिवाइड बाई 3m, ठीक है। अरे ये निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, इसका ये सेंटर ऑफ मास है, तो देखो यहां से ये एक्सिस x एक्सिस, ये एक्सिस क्या बनेगी इसकी y एक्सिस, ये सारी वैल्यू पुट कर लोगे। मैं एक बार थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, ये बात बताओ, ये इस तरीके से इन दोनों ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, ये बताइए। अरे बोलो, निकाल लोगे या निकाल के बताऊं? अरे जैसे मैंने पहले ट्रायंगल का निकालना है, ऐसे निकालना है, निकाल लूं क्या मैं? देखो फटाफट, देखिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB में सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा, AOB के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या बन जाएगा x2, क्या बनेगा मास, देखो ये y एक्सिस में तो a है और x एक्सिस में 0 है, प्लस आपके पास ये x एक्सिस में a है m इंटू a, प्लस ये क्या है m इंटू a/2 डिवाइड बाई 3m, सोल्व करो, x2 कितना आया m, बाहर आ जाएगा a प्लस 3a/2 डिवाइड बाई 3m, 3 से 3 चला गया m से m, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है a/2। इसी तरह y y2 निकालो, इसी का y2 निकालोगे तो m इंटू a प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a/2 डिवाइड बाई 3m। अरे ये इसके कोऑर्डिनेट देखो, ये a0, ये y एक्सिस में a है, x एक्सिस में 0, इसी तरह ये y एक्सिस में भी a है और x एक्सिस में भी a है, ठीक है। इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट क्या है a/2 ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये y/2, इसको सोल्व करोगे शायद ये a/6 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5a/6, ये नोट करिए जल्दी से, फिर अगला निकालती हूँ। 5a/6 जल्दी नोट कर लीजिए, निकाल लेंगे मैम। इसी तरह देखो, एक बार तीसरे के देखो, x3 y3, इसी तरह तीसरे ट्रायंगल के देख लो एक बार, मैं बता देती हूँ जल्दी से, तीनों ट्रायंगल के अलग अलग सेंटर ऑफ मास निकालने पड़ेंगे, तो 3 कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपके पास ये। इसी तरह आप निकालेंगे x3, ये COM निकाल रही हूँ, हर एक ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो ये आ जाएगा a/6। इसी तरह y3 COM आ जाएगा बच्चों इस वाली ट्रायंगल के लिए, 4 ट्रायंगल ADO, ठीक है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास आ जाएगा बच्चों a/2, ठीक है। तो आपके पास देखो 3 पार्टिकल सिस्टम हो गए, मैं सारे सेंटर ऑफ मास लिख दूं अब। ये x3 थे, x1 कितना था बच्चों, x1 COM a/2 था एक तो, और एक वैल्यू कितनी आई थी x2 COM की वैल्यू y1 COM कितना आया था बच्चों a/6। इसी तरह x2 COM कितना आया था बच्चों a/2, और y2 COM कितना आया था दूसरे ट्रायंगल के लिए बच्चों 5a/6।
a/6। ये सारे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आपके पास आ जाएंगे यहाँ से। तो आप क्या करोगे इसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए अभी 3 पार्टिकल सिस्टम बन गए। क्या बन गए? 3 पार्टिकल सिस्टम। एक्स से हम क्या करोगे, m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो ये 3 कोऑर्डिनेट बन गए। इसका सेंटर ऑफ मास इस पार्टिकल का यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। बोलो बना या नहीं? अब 3 के लिए निकाल लेते हैं अलग अलग। तो क्या बनेगा बच्चों, XUM m1 कितना दे रखा है, m है। x1 कितना आया, देखो ये रहा x1 a/2 प्लस m x2 कितना आया a/2 प्लस m3 ये कितना आया a/6। ठीक है, डिवाइडेड बाई m प्लस 3m। इसको सोल्व कर लो। तो ये आगे m बाहर ले लो, तो ये बना a/2 1 प्लस a/6 डिवाइडेड बाई 3m। m से m मर गया तो कितना आया, 6 प्लस a। ये a तो इसमें भी है, ये तो है ही ये a/2 a बन गया ना इंटू 6। ये 6a प्लस a डिवाइडेड बाई 6 तो कितना आ गया 7a/18। कितना आ जाएगा 7a/18। इसी तरह बच्चों YCOM निकाल लोगे। YCOM के लिए m इंटू y1 कितना a/6 y2 कितना है बच्चों, y2 ये रहा 5a/6। ठीक है, m प्लस y3 कितना बच्चों a/2 डिवाइडेड बाई 3m। इसको सोल्व करोगे बच्चों तो YCOM आ जाएगा a/2। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, बात आई समझ में? जब समझना आए या फिर इसके लिए दूसरा मेथड बनेगा कि आपके ट्रायंगल का पूरे का एरिया निकालो। ठीक है, और इस ट्रायंगल के लिए फिर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे ये डिस्टेंस निकाल के और इसके यहाँ सेंटर से कितने कोऑर्डिनेट है उस एरिया से घटा दो, फिर वो उस तरीके से करना पड़ेगा। मुझे लगा ये थोड़ा सा आपके पास बेसिकली बन जाता, इससे सोल्व करवा दिया। तो इसके सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल लो, इसका यहाँ पे, सबके सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट निकाल गए। अब ये 3 पार्टिकल सिस्टम बन गया। 3 पार्टिकल सिस्टम बन गया। अब 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए हमें सेंटर ऑफ मास निकालना आता है, तो ये आपके पास ही आ जाएगा। समझ आ गया? तो ये आपके कुछ डाउट्स थे, मैंने सारे डिस्कस कर दिए। ओके बच्चों, क्लियर हो गया इतना सभी को? ओके बच्चों, समझ आ गया ये? आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करें।